नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों फिलर फोरम के इस मंच पर। फिलर फोरम ये मंच हमारा सदा साथियों समर्पित रहता है हायर एजुकेशन के लिए, जहां पर हम तैयारी करवाते हैं आप सभी की एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ की। तो न केवल एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ की, बल्कि साथियों आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड इत्यादि सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम्स की हिस्ट्री विषय के, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्जाम हो, चाहे वो सेंटर लेवल का एग्जाम हो। आप हमारे चैनल फिलर फोरम को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा फिलर फॉर्म वेबसाइट का और फिलर फॉर्म ऐप का। दोनों माध्यम से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्गफुली कर सकते हैं। ठीक है, तो साथ साथ एक चीज़ और बता देता हूँ साथियों, नेट के एग्ज़ाम्स की डेट आ चुकी है, सबको पता है 8 जुलाई से हमारे नेट के एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहे हैं। तब तक हम एमसीक्यू सोल्व करा रहे हैं आपके एमसीक्यू के माध्यम से आपकी तैयारी को स्ट्रॉन्गफुली करवाया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो एमसीक्यू के साथ साथ कुछ नोट्स वगैरह भी मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर देता हूँ, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए साथियों। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो में मिल जाएगा आपको, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्योंकि जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, लास्ट मोमेंट चल रही साथियों हमारी, टाइम को स्टडी के टाइम को बढ़ा दीजिए, लास्ट मोमेंट चल रही है, तो मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का क्लियर हो जाए। ठीक है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो। मैं तो लगा ही हुआ हूँ आप सभी के साथ में, स्टार्टिंग से मेरा यही मोटो रहा है। ठीक है, बाकी आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किस पर्सपेक्टिव में लेते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो नेक्स्ट आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन 130 तक हम क्लियर कर चुके हैं क्वेश्चन साथियों। ठीक है, और आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131, यानी कि आज का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विवाह विभाग स्थापित किया था। क्या बात है, विवाह विभाग, मैरिज डिपार्टमेंट बोले तो मैरिज डिपार्टमेंट स्थापित कर दिया था। किसने किया था, कौन सा सल्तनत काल का शासक था जिसने मैरिज डिपार्टमेंट की स्थापना की थी, बताइए ज़रा साथियों। 30 सेकंड्स का टाइम होता है, आपके पास 30 सेकंड्स के अंदर आपने क्वेश्चन का आंसर करना होता है। तो बताइए साथियों कितना इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 131 का। तो साथियों देखिए, वह क्वेश्चन नंबर 131 का जो राइट आंसर होगा ना, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारे क्या बोलते विभागों की स्थापना किया था, विभागों की स्थापना की थी, जिनमें से एक विवाह विभाग भी था। ठीक है, मैरिज डिपार्टमेंट भी था, और भी बहुत सारे विभाग की स्थापना की थी। इनमें से आप देख लीजिए साथियों, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है, आपको बता रहा हूँ। सल्तनत काल के शासकों ने कौन कौन से विभागों की स्थापना की थी, लोक निर्माण विभाग किसने बनाया था। ठीक है, इसी प्रकार विवाह विभाग हो गया। इसी प्रकार के अलग अलग जो विभाग थे ना, उनको आप अच्छे से देख लीजिए, उनमें से क्वेश्चन पक्का आते हैं आपके। तो क्वेश्चन नंबर 132 यानी कि आज का क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने कहता है क्या, कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी थी। ये नेट का क्वेश्चन है साथियों, पीवाई क्यों मिल जाएगा आपको। तो बताइए साथियों, किसको उपाधि दी थी उसने राय रायन की। क्वेश्चन नंबर 132 का राइट आंसर क्या होगा साथी, बताइए जरा। तो क्वेश्चन नंबर 132
का जो राइट आंसर होगा ना साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र देव। देखिए साथियों, लाल बहादुर खिलजी सबको पता है दक्षिण अभियान के समय जब था तो दक्षिण भारत के अभियान के समय में वहाँ के शासक और आकर के रामचंद्र देव को उसने राय रायन की उपाधि दी थी, वहाँ पर कब्जा कर लिया था। ठीक है। ओहो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 133 आपके सामने कहता है कि निम्न में से किस सुल्तान ने खलीफा से खिलत प्राप्त किया था? बताइए ज़रा, फिर इसकी डिटेल में बताऊंगा बाद में आपको। पहले आप इसका राइट आंसर बताइए कि कौन सा सुल्तान था दिल्ली का जिसने खलीफा से खिलात प्राप्त किया था। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 133 का जो राइट आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर बी आपका, सुल्तान इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को साथियों खलीफा जो था ना, बगदाद का खलीफा, तुर्की क्या बोलते हैं आपका, बाद में तो खैर तुर्की में आ गया था, खिलाफत तुर्की से चलने लगी थी। ठीक है। तो वहाँ से खलीफा ने खिलत भेजा था। खिलत जो होता है ना एक प्रकार का वस्त्र होता है वो, एक सम्मान सूचक वस्त्र होता है, खिलत जिसको बोला जाता है, तो वो उसको दिया था सुल्तान इल्तुतमिश को। और सुल्तान इल्तुतमिश ने खलीफा के नाम का खुतबा पढ़वाया था। तो खलीफा से एक प्रकार की मान्यता मिल गई थी उसको, इल्तुतमिश को, मुस्लिम शासन की खलीफा से मान्यता मिल गई थी, ये कह सकते हैं इसके माध्यम से। तो निम्न में से किस सुल्तान ने तुर्कान चेलगानी का दमन किया? सिंपल है यार, पता है सबको कि किसने बनाया था और किसने उसको ख़त्म कर दिया था। हैं तुर्कान चेलगानी, मैं बता देता हूँ उसका तो जल्दी से ही। क्योंकि 40 तुर्की सरदारों का, तुर्की गुलामों का एक दल था जो कि आपके इल्तुतमिश ने तो बनाया था और बाद में उसको बलबन ने ख़त्म कर दिया था। क्योंकि बलबन उसका खुद एक बार उसका तुर्कान चहलगानी या दल 40 था, इसको कहीं कहीं दल 40 भी कहा गया है, दल 40 है, क्योंकि 40 तुर्की गुलामों का समूह था ये, दल 40 है, 40 गुलामों का समूह था, इल्तुतमिश ने बनाया था और बलबन ने इसको ख़त्म कर दिया था। तो इसका राइट आंसर बी होगा, बलबन। ठीक है। 134, क्वेश्चन 134 का राइट आंसर बी होगा, बलबन। ऐसे क्वेश्चन हम ज़्यादा टाइम में अंदर हम ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करेंगे, फटाफट जो मेन को जो है, जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, हम उन्हीं के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा हमारा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 135 कहता है कि दीवान मुस्तखराज विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आगे देख लो, ये वही अभी मैं बोला था मैंने आपको कि क्या बोलते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट की कौन कौन किस ने ऐसा किस दिल्ली के सुल्तान ने स्थापना की थी, वो देख लीजिए आप अच्छी से। तो ये पर पूछ रहा है कि दीवान मुस्तखराज विभाग की स्थापना की गई थी, किसके लिए की गई थी? सिंपल क्वेश्चन अगर देखा जाए तो आपने पढ़ा होगा तो एवरेज क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 135 का राइट आंसर दीजिए फटाफट। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 135 का जो राइट आंसर होगा ना वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बकाया लगान की वसूली के लिए। जो लगान बच जाता था ना साथियों, जो रेवेन्यू टैक्स कलेक्शन जो करते थे अधिकारी, उसमें तो कुछ बकाया जो बच जाता उसको वसूलने के लिए, पूरा तरीके से वसूलने के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट की स्थापना की थी, दीवान मुस्तखराज बोला गया जिसको कि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है कि दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था
जिसने भूमि की नाप की आज्ञा निरस्त करके उसके स्थान पर गल्ला बटाई को अपनाया था। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 136 और आज का क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 136 का जो राइट आंसर होगा ना, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक ने भूमि नाप के आगे को हटा करके उस स्थान पर गल्ला बटाई को अपनाया था। एक टैक्स कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन, राजस्व निर्धारण की एक पद्धति थी गल्ला बटाई, उसको अपनाया था। और कुछ लोगों को अलाउद्दीन खिलजी लग रहा होगा, लेकिन नहीं, अलाउद्दीन खिलजी ने कृषि सुधार को अपनाया था। गल्लों की सामान का भाव निश्चित किया था, रेट फिक्स किया था उसने, उसके लिए उसने आज्ञा पारित की थी, बहुत सारे अध्यादेश जारी किए थे। ठीक है, तो राइट आंसर सी होगा इसका। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 137, किस इतिहासकार ने कहा था कि अंत समय में मोहम्मद बिन तुगलक ने फिरोज तुगलक को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। बताइए साथियों, कौन सा इतिहासकार था जिसने अपनी राइटिंग्स में लिखा कि लास्ट मोमेंट में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना उत्तराधिकारी जो है वो फिरोज तुगलक को बना दिया था। हालांकि ये जिसका चचेरा भाई था, सबको पता होगा आपको, मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था फिरोज शाह तुगलक। देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 137 का जो राइट आंसर होगा ना, वो होगा ऑप्शन नंबर आपका डी, बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी पूरा नाम होगा इसका। तो जियाउद्दीन बर्नी ने बुक लिखी थी ना तारीख़ फ़िरोज़ शाही, तो तारीख़ फ़िरोज़ शाही में उसने कहा है कि फ़िरोज़ शाह तुगलक को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक को अपना उत्तराधिकारी लास्ट मोमेंट घोषित किया था फिरोज शाह तुगलक को मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये कहता है आपका जियाउद्दीन बर्नी। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन 138 कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से संबंध नहीं था। अच्छा क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन देखा जाए तो आसानी के साथ अगर जिसने थोड़ा बहुत ही पढ़ा होगा तो वो भी सोल्व कर सकता है। 138 क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 138 का जो राइट आंसर होगा साथी वो है ऑप्शन हालांकि थोड़ा डाउटफुल लग रहा है यार मुझे। ऑप्शन नंबर डी, ये है दारोगा मंडी कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण संबंध नहीं था। लेकिन यार मुझे ये भी लग रहा है, ये डाउटफुल है, ये इसमें और इसमें डाउट है भाई। किसी को कोई श्योर हो तो बताना जरा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में, क्योंकि दीवान रियासत तो उससे संबंधित है ना, रियासत से संबंधित था ये तो, ये भी तो हो सकता है। दीवान दारोगा मंडी तो दारोगा था मंडी का, तो ये तो संबंधित हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ये दिया हुआ है तो हम डी को मान लेते हैं।
कोई श्योर हो तो बताए, इन दोनों में से एक होगा, ए और डी में से। डाउटफुल क्वेश्चन है भाई ये। वन 39 कहता है कि उस इतिहासकार का नाम बताइए जिसने भारत का विवरण यहाँ बिना यहाँ कभी आए हुए ही लिखा है। क्या बात है, ऐसा भी एक था भाई साहब जो हिंदुस्तान में कभी आए नहीं और उसने हिंदुस्तान का इतिहास लिख दिया। मध्यकाल का कौन सा इतिहासकार था बताइए जरा साथी फटाफट। क्वेश्चन नंबर 139 का राइट आंसर क्या होगा साथियों, बताइए फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 139 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, शिहाबुद्दीन अल उमरी। ये ऐसा इतिहासकार जो कभी हिंदुस्तान में आया नहीं, उसने हिंदुस्तान का इतिहास लिख दिया। अब्दुल रज्जाक आपको सबको पता है आया था, ठीक है। अल बरूनी ये भी आया था, इब्न बतूता मोहद्दीन तुगलक के 1333 में आया था। क्लियर। तो निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन उलेमा की इच्छाओं का पालन नहीं करता था? उलेमा की इच्छाओं को मानता ही नहीं था, कौन सा सुल्तान था वो? इजी क्वेश्चन है, आसानी से आंसर कर सकते हो इसका। बताइए साथ जरा कौन सा था वो सुल्तान जो उलेमा की इच्छाओं को ही नहीं मानता था सेम। देखिए साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा ना क्वेश्चन नंबर 140 का, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। वो मैंने स्टेटमेंट बताई थी ना आपको लास्ट टाइम में भी कि मुझे परवाह नहीं है कि शरा के ये मेरी आज्ञाएं जो हैं शरा के अनुसार हैं या नहीं, या शरीयत के अनुसार है या नहीं, लेकिन मुझे जो उचित लगेगा रैयत के लिए, पब्लिक के लिए, लोगों के लिए, जनता के लिए, वो मैं करूँगा। ऐसा अलाउद्दीन खिलजी की स्टेटमेंट थी, वो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। तो वो उलेमाओं की, जो मुस्लिम धर्म गुरु थे, काजी, कानून के जानकार, इस्लामिक कानून के जानकार उलेमा वर्ग था, उनकी इच्छाओं को नहीं मानता था, क्योंकि वो शरीयत के हिसाब से चलाना चाहते थे, और ये अलाउद्दीन खिलजी इनके अनुसार नहीं चलता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के सुल्तानों ने सामान्यतः खलीफा के नायब के रूप में अपना नाम सिक्कों पर अंकित करवाया? कौन सा राजवंश था साथियों जो खलीफा के नायब के रूप में जिन्होंने अपने सिक्कों को अंकित करवाया था, निर्गत करवाया था? जो खलीफा को बहुत ज़्यादा मानते थे, उनका नाम अपने खुतबों में भी शामिल करते थे खलीफाओं का। वो एक प्रकार से कह सकते हैं खलीफा के नाम से शासन करते थे, क्योंकि इस्लामिक जगत में उस समय का सबसे बड़ा धार्मिक नेता जो था वो उसे खलीफा को माना गया था। खलीफा जो होते थे वो सबको पता होगा, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हज़रत मोहम्मद पैगंबर साहब के उत्तराधिकारियों को खलीफा बोला गया। स्टार्टिंग के 4 खलीफा बहुत महत्वपूर्ण हैं, उसके बाद बहुत सारे खलीफा हुए हैं। तो ज़रा बताइए, अंतिम खिलाफत को कब समाप्त किया गया और कहाँ, कौन से देश में चली गई थी खिलाफत, और किन्होंने समाप्त किया? हिंट देता हूँ, खिलाफत आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप सभी से। तो खलीफा की खिलाफत को कब समाप्त किया गया, किस सन में समाप्त किया गया, डेट बताइए उसकी। दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 141 का भी आंसर करना आपने, और जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका भी राइट आंसर बताना आपने।
तो साथियों क्वेश्चन नंबर 141 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तुगलक। तुगलक डायनेस्टी ने खलीफा के नायब के रूप में शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 142 कहता है कि बलबन की सार्वभौमिकता तथा राज्य नीति को जानने के लिए मूल स्रोत हैं। बलबन के सार्वभौमिकता तथा राज्य नीति को जानने के मूल स्रोत कौन कौन से हैं बताइए। कौन से इतिहासकार की राइटिंग जो है बलबन की सार्वभौमिकता तथा राज्य की नीति को जानने के लिए मूल स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 142। तो क्वेश्चन नंबर 142 का जो राइट आंसर होगा ना वो होगा साथी ऑप्शन नंबर ए, जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी ने काफ़ी कुछ लिखा है इसके बारे में। रतन नाम के हिंदू को किसके शासनकाल में राजस्व अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था? बताइए साथियों, रतन नाम के हिंदू अधिकारी को किसके शासनकाल में, कौन सा दिल्ली सल्तनत का शासक था जिसने राजस्व अधिकारी के रूप में उसको नियुक्ति की थी, यानी कि टैक्स कलेक्शन या रेवेन्यू कलेक्टर डिपार्टमेंट के ऑफिसर के रूप में उसको अपॉइंट किया गया था? तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने योग्यता के आधार पर पोस्टों के ऊपर अपॉइंटमेंट की थी, वो था मोहम्मद बिन तुगलक। इसने धर्म के आधार पर नहीं किया था, लेकिन अपने लोगों के काबिलियत के आधार पर उनकी अपॉइंटमेंट की थी अपने प्रशासन में। मोहम्मद बिन तुगलक राइट आंसर होगा इसका। ये आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने का क्वेश्चन है। 4 पॉइंट दिए गए, चारों का आपने ये बताना कि कौन सा पहले हुआ था कौन सा बाद में हुआ था। अगर आपको डेट याद होगी ना साथियों तो आप आसानी से लगा सकते हो। तो देखिए साथियों, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको 2 पॉइंट्स का 100% श्योर होना चाहिए कि ये कब हुए थे, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। अदरवाइज क्वेश्चन को सोल्व करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुक्के मारोगे, तुक्के ज़्यादा गलत होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 144 का? ऑप्शन नंबर बी, यानी सबसे पहले हुआ था आपका तुगरील का विद्रोह, उसके बाद हुआ था दक्षिण भारत में तेलंगाना, तो आपका ये अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत विजय की थी ना, उसी टाइम में ही से दक्षिण देवगिरी को जीता था। ठीक है, उसके बाद आया था आपका बहमनी राज्य की स्थापना, सबको पता होगा 1347 में बहमनी की स्थापना हुई थी और 1336 में विजयनगर की स्थापना हुई थी। ठीक है ना, ये दोनों के बीच में 11 सालों का फ़र्क है। ठीक है, और सबसे लास्ट में हुआ था तैमूर लंग का आक्रमण, ये सबको पता होगा 1398 में दिल्ली पे तैमूर लंग ने हमला किया था और दिल्ली को तहस नहस कर दिया था। क्लियर? इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे।
ये दर्शन और रीजन वाला सवाल आ गया कि कथन और कारण का, कि अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियान धन प्राप्ति का प्रयास था। कारण कहता है कि उसने दक्षिण राज्यों का विलय नहीं किया। बताइए साथियों, 4 पॉइंट्स है, कौन कौन इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा इसका? आंसर कीजिए पुटअप फटाफट। देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 145 का जो राइट आंसर होगा ना, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही वाक्य है। मैंने आपको साथियों लास्ट टाइम बताया था कि इस प्रकार के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए ना आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बिकॉज लगाना पड़ेगा पीछे, अजरसन के पीछे यहाँ पर क्योंकि लगा लीजिए। क्या कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी का, एक मिनट, तो ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए इसके पीछे क्योंकि लगा लिया करो। जैसे कि ये क्या कहता है कथन, कि अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियान धन प्राप्ति का प्रयास था। अब इसके पीछे क्योंकि लगा लीजिए आप, क्योंकि लगा के सोल्व करने का प्रयास कीजिए, इजी होगा आपके लिए। क्योंकि उसने दक्षिणी राज्यों का विलय नहीं किया। बिल्कुल सिंपल है, समझ गए कि अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियान धन प्राप्ति का प्रयास था क्योंकि उसने दक्षिण राज्यों का विलय नहीं किया था, अपने राज्य में विलय नहीं किया था, उसने उन्हें करद राज्य बना के छोड़ दिया था कि भाई नाम मेरा चलना चाहिए और वहाँ का राजा वही रहेगा लेकिन मेरे अंडर। इस प्रकार से हुआ था। तो इस प्रकार से अगर आप क्योंकि लगा के सोल्व करना चाहोगे ना क्वेश्चन को, तो ईजी से सोल्व कर पाओगे, अदरवाइज मुश्किल होगा आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है कि सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने लूट में प्राप्त धन का 80% राज्य कर के रूप में लिया था? हाँ, इसका राइट आंसर बताइए साथियों। क्वेश्चन नंबर 146, आज का क्वेश्चन नंबर 16। इसका जो राइट आंसर होगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 146, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था ये। 80% के लूट का धन 80% राज्य कर के रूप में ले लिया था। देखिए साथियों, क्या होता है शरिया के अनुसार, शरीयत के अनुसार, और हाँ ये कुरान में भी है कि कोई भी शासक जहाँ पे लूटमार होती है ना, मुस्लिम का जो कानून है कहता है कि जो लीडर है ना, जो नेता है, वो उसको 1/5 वो जो हिस्सा बनता है ना उसका 5 हिस्से किए जाएंगे। ठीक है, 5 हिस्से में से एक हिस्सा जो उसका लीडर रखेगा, ये मोहम्मद साहब रखते थे और जो भी वो करते थे वो रखते थे। ठीक है, और बाकी का जो 4 हिस्सा था वो उसकी सेना में और सेनापतियों में बांट दिया जाता था।
ये जनरली ये होता था। लेकिन इसने अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में क्या किया कि इसको चेंज कर दिया, 4/5 कर दिया कि 4 हिस्से तो राज्य खुद रखेगा और एक हिस्सा जो उसके सेनापतियों में सेना में बांटा जाएगा लूट का। चेंज कर दिया उसने, पलट दिया इसको। शरीयत के अनुसार 1/5 फिफ्थ होना चाहिए, लेकिन उसने पलट दिया इस चीज़ को। ये होता है। ज़्यादा गहराई मत जाओ यार, बहुत पंगे चल रहे हैं पहले उदयपुर के अंदर, पता ना आपको क्या हो गया। बेचारा कन्हैया लाल को चाकू से हमला कर दिया ईशनिंदा के विरोध में। और नुपुर शर्मा वाला केस आपको पता ही होगा, एक तरफा कार्रवाई हो रही है उसके ऊपर भी। और जो जिसके साथ डिबेट थी ना, तस्लीम रहमानी नाम था उन महोदय का, वो अभी तक खुले में घूम रहे, उनको कोई कुछ नहीं कह रहा। और उसके ऊपर एक कमेंट एक लड़की ने और भी किया था, मैं बता भी नहीं सकता कितना खतरनाक कमेंट किया था कि मेरे टॉयलेट में ढूंढ लो, पखाने में ढूंढ लो, शायद शिवलिंग मिल जाए। उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। और नुपुर शर्मा ने, ये सच है यार, आप कुरान पढ़ लीजिए, मैंने पढ़ी है कुरान भाई, इसलिए कह रहा हूँ मैं तो। अब ये जो नुपुर शर्मा ने कहा था वो तो इस्लाम की किताबों में लिखा हुआ है, बाकायदा लोगों ने को आयतें और सूरा तक कोट किया है। अब ये देखिए लिखा हुआ बाकायदा आपका उसमें, बाकायदा जो धर्मगुरु है जाकिर नाइक जैसे, उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि सच है। पता नहीं क्या संविधान सुप्रीम कटोरा को सुप्रीम कोठा हो गया, क्या होगा देश का समझ नहीं आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खैर छोड़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का सर्वाधिक विकास हुआ? बताइए सर, तो किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का सर्वाधिक विकास हुआ? सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट किस कौन सा राजवंश था जिसके अंतर्गत ज़्यादा फैला क्षेत्र? विजारत का मतलब होता है भूभाग फैलना, साम्राज्य का विस्तार होना, एक प्रकार से ये कह सकते हैं आप। बताइए कौन से शासकों के शासनकाल के राजवंश के टाइम पीरियड में ज़्यादा फैला था, विजारत की फैला हुआ था या साम्राज्य का विस्तार हुआ था? इलबरी, खिलजी, तुगलक, लोधी। तो क्वेश्चन नंबर 147 का जो राइट आंसर होगा ना साथी, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तुगलक वंश में। तुगलक वंश ने में सबसे ज़्यादा फैला हुआ था विजारत का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने द्वितीय सिकंदर सानी या सिकंदर ए सानी भी मिलेगा कहीं कहीं आपको, सिकंदर ए सानी का विरुद्ध धारण किया, यानी कि उपाधि धारण की थी। विरुद्ध मतलब उपाधि, ठीक है, ये होगा। तो बताइए साथ, कौन सा दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जिसने सिकंदर द्वितीय या सिकंदर ए सानी का विरुद्ध धारण किया, सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? बताइए साथियों, क्वेश्चंस के साथ ना, ऑप्शंस के साथ ABCD के साथ क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दिया करो। आज का क्वेश्चन नंबर 18 है ये, ठीक है, या क्वेश्चन नंबर 148 भी लिख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 148, उसके बाद फिर ऑप्शन लिख दिया करो, तो और स्टूडेंट्स को भी आसानी रहती है कि आपने कौन से क्वेश्चन नंबर का आंसर पुटअप किया है। सभी स्टूडेंट्स को इसलिए मैं अपील करता हूँ, क्वेश्चन का राइट आंसर के ऑप्शन ABCD के साथ साथ में आप क्वेश्चन नंबर का भी मेंशन करो, तो आसानी रहेगी सभी को ही। सचिन बेचारा ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 148 का जो राइट आंसर होगा साथी, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी सिकंदर 2 की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है कि वह कौन सा शासक था जिसने एक सैनिक निरीक्षक लिपिक को घूस देने के लिए सोने का एक सिक्का दिया था? हाँ, ये वही क्वेश्चन आ गया जो एक बार पहले भी आ चुका है। सिंपल क्वेश्चन, नेट का आया हुआ क्वेश्चन है, बता सकते हो आसानी से, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसमें। बताइए फटाफट, कौन सा शासक था जिसने एक सैनिक निरीक्षक लिपिक को घूस देने के लिए सोने का सिक्का दे दिया? मतलब तो राजा ने खुद ने ही सिक्का दे दिया था घूस देने के लिए, बताओ।
छोटी छोटी चीज़ों को इस तरह से पेश किया जाता है बड़ा बना करके, जैसे तो पता नहीं कितनी बड़ी भारी बात हो गई हो। क्या यार, इनको यही क्वेश्चन मिला था बनाने के लिए? क्यों? क्योंकि दिमाग हमारा गुलामी में, दिमाग में हमारी गुलामी डालनी इन्होंने, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर साथी होगा ऑप्शन 149 का ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक ने किया था ये काम। तो 150 क्वेश्चन क्या कहता है कि कृषक वर्ग की कोई महिला बिना आभूषणों के नहीं देखी जा सकती थी। यह कथन किसका है? हाँ, ये सही कहता है कि उसने इतना अच्छा काम किया था, उसके समय में इतना अच्छा सिस्टम हुआ था कि हर एक वर्ग सुखी संपन्न हो गया था और कृषक के वर्ग की कोई भी महिला बिना आभूषणों के नहीं थी। यानी कि कृषकों ने भी, जमींदारों ने, किसानों ने भी अपनी महिलाओं के लिए सोने चांदी के जेवर बनवाए, मतलब पैसा धंधा ने अच्छा हो गया था उनके पास। तो उस शासक के बारे में किसने लिखा? क्वेश्चन नंबर 150। तो क्वेश्चन नंबर 150 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अफीफ ने लिखा। ये मध्यकाल का एक वो था, स्कॉलर, हिस्टोरियन कह सकते हैं, राइटर कह सकते हैं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 151, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने अपना नाम सिक्कों से हटाने का आदेश दिया था कि मेरा नाम जो सिक्कों पर से हटा लिया जाए और आगे से गुदवाया ना जाए सिक्कों के ऊपर? एक ऐसा भी आदेश दिया था। कौन सा दिल्ली का सुल्तान था वो? बताइए फटाफट, राइट आंसर करिए इसका। हाँ जी, हाँ तो साथियों बताइए जरा इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 151। इसका जो राइट आंसर है ना वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। क्लियर? दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने दावा किया कि उसके साम्राज्य में वस्तुएं सबसे सस्ती थी? बताइए था, दिल्ली सल्तनत का पहला कौन सा सुल्तान था जिसने कहा था कि उसके साम्राज्य में सबसे सस्ती वस्तुएं थी, अन्य समकालीन राज्यों की बजाय उसके राज्य में सबसे सस्ती वस्तुएं थी। रेट बहुत कम था चीज़ों का, महंगाई बहुत कम थी, नाम चाह रही थी, बहुत कम चीज़ों, कम पैसों में बहुत काफ़ी सामान मिल जाता था। सब चाहते हैं ऐसा राम राज्य यहाँ भी आए। नहीं, तेल देख लो कहाँ पहुँच गया, खाने का भी और पेट्रोलियम भी, पेट्रोल डीजल वगैरह। रसोई गैस के आसमान छू गए, सिलेंडर का दाम 1000 से ऊपर पहुँच गया है, लेकिन सब कुछ राष्ट्र हित में हो रहा है। कोई आवाज़ ही नहीं उठा कर राजी, लोग लगे हुए हैं मंदिर मस्जिद के झगड़ों में। हिंदू मुस्लिम करवाया जा रहा है, मेन मुद्दों से हटा दिया। हरियाणा के अंदर बेरोजगारी दर 30% प्लस पहुँच गई है। अरे डूब मरा चाहिए सरकारों को, 30% प्लस पहुँच गई है बेरोजगारी की दर हरियाणा में। नए जो आंकड़े आए उनके अकॉर्डिंग पहले 26% थी, अभी 30% हो गई, और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि 36 तक पहुँच जाएगी। सोच के देखो, 19 साल का लड़का, हर दूसरा लड़का बेरोजगार है। हरियाणा प्रांत की बात कर रहा हूँ जहाँ का मैं बाशिंदा हूँ। 19 साल का हर दूसरा लड़का बेरोजगार है इस समय। फिर कहती सरकार, कहते नहीं हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अरे आंकड़े कुछ और कह रहे, तुम कुछ और कह रहे हो। खट्टर साहब गए थे वहाँ दक्षिण भारत में रैली के अंदर, वहाँ बोल करके आए, देखिए हरियाणा राज्य को हमने कितना सुधार दिया। उसको ये नहीं बताया गया आरामखोर को किसी ने कि बेरोजगारी दर सबसे ज़्यादा हरियाणा के अंदर है। 30% लोग बेरोजगार है हरियाणा के। उनके लिए क्या किया? कोई इंडस्ट्री लगाओ यार, उनको रोज़गार के लिए कुछ तो करो। सरकारी नौकरियाँ कौन मांग रहा है? प्राइवेट में तो बहुत सारा कुछ होता है सिस्टम, उसके लिए मैनेज करो। नहीं, वहाँ नहीं करेंगे। क्यों? वहाँ वोट नहीं मिलना, फिर पढ़ लिख गए तो लोग, पता नहीं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है 152, कौन सा वो शासक था? तो इसका जो राइट आंसर होगा साथ ही वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इब्राहिम लोदी। इसने कहा था कि मेरे राज्य में सबसे सस्ती वस्तुएं मिलती हैं। तो गड़बड़ हो गई यार। चलो इनको मैच मेकिंग करो ज़रा।
पूरा तो नहीं है, ये क्वेश्चन अधूरा रह गया है। खैर कोई बात नहीं, इनको तीनों में तीनों के आंसर यहीं पे ही है। बता दीजिए, कमेंट में बता दीजिए ए का कौन, ए न, ए ऑप्शन का 1 2 3 में से कौन सा होगा, बी का कौन सा होगा, सी का कौन सा होगा, या इनमें से कोई सा किसका है। कोई नहीं, मैं बता देता हूँ, छोड़ो इस क्वेश्चन को यार, नहीं कर पाओगे। शाक्य स्वरूप सबको पता होगा, जल कर है ये। तकावी जो है ये कृषक को दिया जाने वाला ऋण है। और किस्मत के बारे में अभी श्योर नहीं हूँ कि कृषि संबंध उपकर था क्या, वो अबवाब होता था। ठीक है, देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा साथियों। आपने मैच मेकिंग का क्वेश्चन है, आपने इसका बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। एक तरफ मार्क दिए गए हैं और एक तरफ उनके निर्माताओं का नाम दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना साथियों, वो होगा 154 क्वेश्चन नंबर। 1 मिनट, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो आपका हो जाएगा अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक। जो ये वही है जैसे मैंने पहले बताया था, विग्रह राज चतुर्थ का बनवाया हुआ सरस्वती देवी का मंदिर था, और उसके सामने विद्यालय था जहाँ पर हरी केली नाटक के अंश खुदे हुए मिलते हैं। उसने इसको तोड़ करके मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया था। दिल्ली में हौज खास, ये आ गया आपका अलाउद्दीन खिलजी, हालांकि पहले से ही था, इसने अपना नाम चस्पा कर दिया इस पर। आदिलाबाद का किला, सी का थर्ड मोहम्मद बिन तुगलक से संबंध हो जाएगा इसका। और आपका बदायूं में जामा मस्जिद, ये हो जाएगी आपका इल्तुतमिश से संबंध। ठीक है, इस प्रकार से आपका मैच मेकिंग हो जाएंगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रेफरेंस में आपका नेक्स्ट काम आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। आगे क्या कहता है कि 155 क्वेश्चन, तारीख यामिनी जिसे किताब यामिनी भी कहते हैं का लेखक कौन था। कौन है उसका लेखक, बताइए ज़रा। इसका जो राइट आंसर होगा ना साथियों, तारीख यामिनी का, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अबू नसर उत्बी। यह कहेंगे ओनली उत्बी मिलेगा आपको। उत्बी ने की राइटिंग है तारीख यामिनी, जिसे गलती से चचनामा समझ लिया जाता है, और उत्बी को ही कई बार चचनामा का राइटर मान लिया जाता है, लेकिन गलत है ये। तो क्वेश्चन नंबर 156 का जो क्वेश्चन क्या कहता है, जनता की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मदरसा ए नासिरी का निर्माण किसके शासनकाल में किया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, नेट का आया हुआ क्वेश्चन है, बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 156,
बदरसाई नासिरी का निर्माण किसके शासनकाल में किया गया था, बताइए जरा साथियों। तो इस ये किया गया था ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश के शासनकाल में। अच्छा, यहाँ पर ना एक बात मैं पूछना चाहूँगा यार आप सभी से, प्लीज़ बुरा मत मानना कोई, इसको नेगेटिव मत में लीजिए। देखो ये मध्यकाल चल रहा है अभी हमारा, मध्यकाल, ठीक है। मध्यकाल से पहले प्राचीन काल में शिक्षण संस्थाएं जैसे नालंदा थी, तक्षशिला थी, विक्रमशिला थी, ठीक है ना। और इस प्रकार की जो शिक्षण संस्थाएं जो थी ना हमारी, उन यूनिवर्सिटियाँ जो थी, उनके अवशेष हमें आज तक मिलते हैं। हमारी बात समझो कि पहले बनाई गई थी 2500 साल पहले, 2000 साल पहले जो बनाई गई थी शिक्षण संस्थाएं, यूनिवर्सिटी, कॉलेज वगैरह उस समय के, उनके अवशेष हमें आज भी मिलते हैं। लेकिन कोई बताएगा मुझे जो मध्यकाल के अंदर जो मस्जिद, ओ सॉरी क्या बोलते हैं, मकतब और मदरसे बनाए गए थे इस्लामिक शासनकारों ने, जितने भी शासनकाल हुए, चाहे अकबरी भी क्यों ना हुआ हो, उनसे संबंधित अवशेष कहाँ है, कोई बताएगा? किसी ने सोची ये बात? ईमानदार सच बताए, कितने लोगों ने सोची? भाई इनसे पहले थे ना, वो तो एंशियंट काल में थे। मध्यकाल तो हमारा 11वीं 12वीं शताब्दी में मान लीजिए आप स्टार्ट होता है, दिल्ली सल्तनत, ठीक है। इन्होंने जैसे मान लीजिए इतने मदरसे वहीं पढ़ाया जाता है, मदरसे मकतब बनवाए थे, ठीक है, मान ली इनकी बातें, लेकिन उनके अवशेष कहाँ हैं? टूट फूट भी तो होने चाहिए, कहाँ है वो? हालांकि इससे जो पहले बने गए थे हमारे, नालंदा के अवशेष हमें मिलते हैं बिहार में आपके तक्षशिला के, पाकिस्तान में मिलते हैं आज के, सोमपुर, सोयपुर, विक्रमशिला, बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ एंशियंट काल में हुई थी हमारी। पाल शासकों ने 8th सेंचुरी में बहुत सारी, 9th सेंचुरी में बहुत सारी बनवाई थी, है ना, धर्मपाल ने। उसके बारे में कहते हैं 50 से ज़्यादा यूनिवर्सिटियों के बनाई थी उसने, इन शिक्षण संस्थानों, छोटे बड़े शिक्षण संस्थान बनाए थे उसने, उनके अवशेष हमें मिलते हैं, बात सच है। लेकिन उसके बाद 4 तो 5 सालों को जो बाद जो बनाया गया था, जो शासनकाल आए, जो जिन लोगों का शासन आया, उन्होंने जो यूनिवर्सिटी बनवाई, उन्होंने जो कॉलेज बनवाए थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान था, बहुत विद्वान था, तो कहाँ पढ़ा था वो? उनके उनके अवशेष कहाँ चले गए? उनके अवशेष भी तो मिलने चाहिए, नहीं मिलने चाहिए? ईमानदार सच बताओ साथियों, उनके अवशेष ही नहीं है तो गायब हो गए क्या सारे सारे एकदम से? सब बकवास लिख दिया ऐसे ही। तो ये इस 3 चीज़ों से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितना घालमेल हुआ है मध्यकाल में। किताबें कुछ कह रही हैं, रियलिटी में ज़मीन पे कुछ है ही नहीं। नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 157 आपके सामने कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इनकी विजय का सही कालानुक्रम क्या है? क्रोनोलॉजी में लगवाइए कि पहले कौन सा राज्य को जीता उसने, उसके बाद कौन से राज्य पर आक्रमण किया। 1 बाय 1 क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना आपने इनको, बताइए। ये हर्षवर्धन की विजय नहीं पूछेंगे, ये कभी नहीं पूछेंगे महाराणा प्रताप की विजय कब हुई थी, किसने पहले कौन कौन जगह पर उसने हमला करके कौन कौन चीज़ों को अपने राज्य में लाया। ये कभी नहीं पूछेंगे कि हेमचंद्र विक्रमादित्य का शासनकाल कहाँ से लेकर कहाँ तक था, हमें नहीं पढ़ाया जाता कभी भी। आपका ये कश्मीर का कौन सा, ललित आदित्य, हाँ ललित आदित्य मुक्तापीड़ जो था वो अशोक से बड़ा शासन राज्य था उसका, उसके बारे में नहीं पढ़ाया जाता। 8वीं सेंचुरी पूरी ख़त्म कर दी हमारी। क्यों? क्योंकि उस समय शिक्षा मंत्री थे हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब, उन्होंने ख़त्म ही कर दिया मामला। क्यों? क्योंकि 8वीं शताब्दी में तो मोहम्मद के साहब के जो प्रवर्तक थे ना, मोहम्मद साहब जो इस्लाम के प्रवर्तक माने गए हैं, उनके वंशजों को जब अरबों ने मारना शुरू किया था तो भारत में आकर शरण ली थी उन्होंने। और सिंध का राजा दाहिर था उस समय, दाहिर ने जाकर शरण दी थी उनको, कम ऑन माय डियर फ्रेंड्स, कम ऑन हेयर। तो विश्व के अंदर जितने भी लोग प्रताड़ित हुए हैं ना, वो सब ने आकर शरण ली हिंदुस्तान के अंदर। ये फैक्ट है, चाहे यहूदी हो, क्रिश्चियन हो, मुसलाम हो, जैन पारसी तो खैर यहीं पे पैदा हुए थे, जैन और बुद्धिज़्म, तो पारसी भी यहाँ पे आके शरण ली उन्होंने। पूरे वर्ल्ड में ख़त्म हो गए पारसी, सिर्फ हिंदुस्तान में बचे हुए, यहीं से ही उनका फैला हुआ धीरे धीरे। खैर, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों 157 का? इसका जो राइट आंसर होगा ना साथियों, क्वेश्चन 157 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उल्टा हो जाएगा ये। सबसे पहले गुजरात, फिर उसके बाद आपका आएगा रणथंभौर, फिर आएगा चित्तौड़, जहाँ राणा रतन सिंह का वो हुआ था ना, रानी पद्मनी, ये वही चित्तौड़। एक मिनट, हाँ ठीक है, उसके बाद मालवा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या कि मंगोल आक्रमणकारी कुतलुज ख्वाजा ने भारत पर किसके शासनकाल में हमला किया? किसके शासनकाल पर आक्रमण किया था? उस समय दिल्ली में किसका शासन था? कुतलुग ख्वाजा मंगोल हमलावर था ये।
ख्वाजा में देखिए साथियों, मैं प्लीज़ डोंट माइंड, थोड़े बड़े स्टूडेंट इसलिए बता रहा हूँ, छोटे होते तो मैं नहीं बताता। ख्वाजा में दो तरह के लोग आते हैं। ख्वाजा, एक तो ख्वाजा वो तो ख्वाजा मेरे ख्वाजा, जो सूफी संतों को ख्वाजा बोल दिया जाता है, सूफी होते हैं ना, ख्वाजा मेरे ख्वाजा इस तरह के जो चलते हैं ना सूफी, वो भी होता। और दूसरा होता ख्वाजा सरा, ख्वाजा सरा या ख्वाजा जिसके पीछे नाम लगता है ना, वो ज़्यादातर होते, वो होते हैं ट्रांसजेंडर्स, वो होते हैं हिजड़े। क्योंकि ख्वाजा सराओं की उपस्थिति हरम के पास होती थी। महिलाओं का जो मध्यकाल में इस्लामिक जो रूलर्स रहे हुए हैं ना, उनके महलों में और उनकी महिलाओं के बेडरूम्स वगैरह में इनकी उपस्थिति होती थी। सिक्योरिटी गार्ड्स के रूप में ख्वाजा सरा को होता लगते थे, क्योंकि ट्रांसजेंडर होते थे और बलशाली होते थे और कुछ कर सकते नहीं थे। सब समझदार हो आप लोग। इसलिए हिजड़ों की या ट्रांसजेंडर्स की या किन्नर्स की उपस्थिति वहाँ पे एज ए सिक्योरिटी गार्ड के रूप में रखा जाता था इनको। अकबर कब तक के बाद तक के में रखा गया यार, औरंगजेब तक के काल में रखा गया है। अब एकेडमिक्स में नहीं पढ़ाया जाता तो मैं क्या करूँ यार। अच्छा, इसका तो आंसर दिया ही नहीं अभी आपने यार। तो इस क्वेश्चन नंबर 158 बताइए फटाफट क्या आंसर होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में हमला किया था उसने, कुतुब ख्वाजा ने। क्वेश्चन नंबर 156 क्या कहता है, 159 सॉरी। निम्नलिखित उदाहरण पर विचार कीजिए। कोई भी राज्य इतना दयालु सहानुभूति रखने वाला, विद्वानों तथा वृद्धों के प्रति दयालु अपने प्रयासों से कभी साम्राज्य पर आसीन नहीं हुआ। क्या बात है, मीनासुर सिराज का यह कथन किससे संबंधित है? समझ गए होंगे सब लोग। क्वेश्चन नंबर 159 का राइट आंसर बताइए साथियों। तो बताइए साथियों राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। वन 159। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना साथियों, वो होगा ऑप्शन नंबर ए। इल्तुतमिश के बारे में कहा है ये, मिनाज सिराज ने। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड बहुत छोटा था, ये एक गुलाम मात्र था। ठीक है ना। दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक, ये तो अलग ही था, इसकी तो कहानी अलग ही चलती, सबको पता है। और रजिया के बारे में तो कोई लिखेगा ही क्यों, क्योंकि तो महिला थी, इसको तो शासन कार्य मानते ही नहीं थे। तो सीधी सी बात, एक बचा है इल्तुतमिश, यही इसका आपका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से भी आप कंपेरिजन करके भी राइट आंसर चूज कर सकते हैं साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण तंत्र का भाग नहीं था? बाजार के नियंत्रण का भाग नहीं था। बताइए साथियों कौन सा था जो अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से संबंधित नहीं था। क्वेश्चन नंबर 160 आपके सामने है। तो 160 का जो राइट आंसर होगा वो होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, दीवान मुस्तखराज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इल्तुतमिश के शासनकाल में राजनयिक सिद्धांत तथा राजकीय संगठन की कला पर तैयार किया गया प्रथम मुसलमान गौरव ग्रंथ है। इल्तुतमिश के टाइम पीरियड की बात हो रही है। कौन सा ग्रंथ है प्रथम मुसलमान गौरव ग्रंथ? ग्रंथ नहीं पूछा, गौरव ग्रंथ पूछा भाई, क्या बात है, जिसमें इस्लाम की महिमा गुणगान किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आदाबुल मुल्क। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कहता है कि हिंदू निम्न में से किसका कथन है
हिंदुओं का यह विश्वास कि उनके देश जैसा कोई देश नहीं है, उनके राष्ट्र जैसा कोई राष्ट्र नहीं है, उनके राजाओं के समान कोई राजा नहीं है। इस राइटर ने लिखा था। कौन था? उनके विज्ञान के समान कोई विज्ञान भी नहीं है। ये किसका कथन है? नीचे 4 विद्वानों के नाम दिए गए हैं हिस्टोरियंस के, उनमें से एक का नाम आपने बताना। और उसमें ये भी कहा था कि ये बात बिल्कुल सही है साथियों। जिस राइटर्स ने कहा था ना, लेखक ने लिखा है अपनी राइटिंग में, उसने ये भी लिखा कि हालांकि हिंदू जो कूपमंडूक हो गए हैं, कूपमंडूक हो गए मतलब कुएं के मेंढक के समान है। और उनका ये विश्वास है, हिंदुओं का विश्वास है कि उनके देश जैसा कोई देश नहीं, उनके राष्ट्र जैसा कोई राष्ट्र नहीं, उनके राजाओं के समान कोई राजा नहीं, और उनके विज्ञान के समान कोई विज्ञान नहीं है। और उनके पुरखों के पूर्वजों के ऐसे विचार नहीं थे, लेकिन अब आकर के हिंदुओं के ऐसे विचार हो गए हैं, जिसके कारण वे और समाजों से कट गए और उनके यहाँ पर ज्ञान विज्ञान का, साइंस को अडोप्ट करने में तकलीफ होती है। उन्हें अडोप्ट नहीं कर पाए वो तकलीफ, क्योंकि उन्होंने अपने आप को सर्वे सर्वा मान लिया। उनके पूर्वजों के ऐसे संकीर्ण विचार नहीं थे, लेकिन अब के लोगों के ऐसे विचार हो गए हैं। तो ये किसने लिखा हिंदुओं के बारे में? बताइए साथियों। मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, अब तो बता दो यार। तो क्वेश्चन नंबर 162 का जो राइट आंसर होगा वो ये सब कहा था जियाउद्दीन बरनी। ओ नहीं 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 भाई, ये नहीं, ये कहा था अल बरूनी ने, सॉरी, हाँ अल बरूनी ने लिखा था ये। अल बरूनी ने लिखा था ये आपके हिंदुओं के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक विषय क्षेत्र जो हिंदुओं द्वारा अपेक्षाकृत उपेक्षित रहा, लेकिन वह मुसलमान लेखकों ने अपनी निपुणता दिखाई थी। कौन सा ऐसा क्षेत्र था जहाँ पर हिंदुओं के बजाय हिंदुओं ने उसको उपेक्षित कर दिया, उसके तरफ ध्यान नहीं दिया, और लेकिन मुसलमान लेखकों ने वहाँ पर अपनी निपुणता दिखाई? कौन सा एक क्षेत्र था, वो विषय था? 1 2 3 4 4 ऑप्शन आपके सामने, फटाफट राइट ऑप्शन दीजिए, राइट आंसर दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना साथियों, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इतिहास के क्षेत्र में माना गया। हालांकि ये नहीं है इतना, क्योंकि अल बरूनी ही वो दोनों जगह कहता है कि अफगानिस्तान, उसका में क्या अफगानिस्तान, काबुल, कंधार में हर प्रांत में इतिहास के लेखक रहते थे। मैं पर्सनली ठीक नहीं मानता इस चीज़ को। किस दिल्ली सुल्तान ने सबसे छोटे किसान से लेकर ग्रामीण बिचौलिए वर्ग तक सब पर भूमि कर की एक समान दर लागू की? किस दिल्ली सुल्तान ने सबसे छोटे किसान से लेकर ग्रामीण बिचौलिए वर्ग तक सब पर भूमि कर की, टैक्स कलेक्शन की, राजस्व की, कर की एक समान दर लागू की? बताइए साथी, कौन सा वो शासक था? 164 आपके सामने है क्वेश्चन नंबर, इसका आपने राइट आंसर पुटअप करना है। वन 64 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। स्थापत्य कला में क्वेश्चन नंबर 165 और आज का अंतिम क्वेश्चन। स्थापत्य कला में सबसे पहले घोड़े की नाल के आकार की मेहराब प्रणालियों का प्रयोग किया गया, कहाँ प्रयोग किया गया साथियों? बताइए। मोनूमेंट्स, कौन सा मोनूमेंट्स बनाया गया जिसमें घोड़े के नाल के आकार की मेहराब प्रणालियों का प्रयोग किया गया? वन 165 ये जो किया गया था, ये किया गया था ऑप्शन नंबर बी, अलाई दरवाज़ा, जो कि कुतुब मीनार कैंपस में ही है। अलाई दरवाज़ा, घोड़े के नाकाल का आकार का जो दरवाज़ा, वो पहला जो है, और पहला क्या बोलते हैं आपका साइंटिफिकली तरीके से बनाया गया मेहराब जो है ना, सही तरीके से जिसे कह सकते हैं, वो अलाई दरवाज़ा है। उसकी मीनार यार एक प्रकार से वो कह सकते हैं कि दरवाज़ा जो है, उसका एंट्रेंस गेट जो है, उसका एंट्रेंस में खुद गए वहाँ पे जा करके, उसका एंट्रेंस गेट जो है ना, कोई ख़ास नहीं उसमें, सिंपल गेट है, जैसे कि और
इस प्रकार का एंट्रेंस गेट होता है ना, यहाँ से जैसे कि एंट्री होती है यहाँ से, और यहाँ से लोग अंदर जाएंगे इसके, तो इसी प्रकार का तो ये जो डिज़ाइन है इसको घोड़े की नाल का आकार का बोला गया है, लेकिन ये गलत है। घोड़े की नाल क्या जो होती है ना, रियल में देखा जाए तो घोड़े की नाल यूँ होती है, थोड़ी सी आगे बढ़ करके और पीछे से थोड़ी सी छोटी होती है, क्योंकि घोड़े के खुर देखो आप, आगे से चौड़े होते हैं और पीछे से छोटे होते हैं। लेकिन ये जो है ना, ये जो डिज़ाइन है ये यहाँ तक 90 डिग्री पे है, ये जो है ना ये डिग्री आपका 90 डिग्री है, यहाँ से भी आपका 90 डिग्री रहेगा, और यहाँ से लेकर यहाँ 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 पे ये 180 डिग्री आ जाता है, यहाँ पे 180 डिग्री आ जाता है, तो ये सही नहीं है। आई बात समझ में, टेक्निकल चीज़ें होती हैं ये, क्योंकि पढ़ाया जा रहा है, लोग पढ़ रहे हैं दबा करके, सालों से चली आ रही परंपरा, क्या बताएं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे साथ जो आज हमने सोल्व किए अपने इस क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे और क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और अच्छे से मैनेज करेंगे अपनी चीज़ों को। और आप भी लगे रहिए अपनी तैयारी के अंदर, टाइम स्टडी का बढ़ा दिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ साथियों। गूगल मीट के अंदर मैंने सभी स्टूडेंट्स को बोला था, जो नहीं आए उनको पता होगा, जो आए हैं वो जानते हैं, हमारी बहुत अच्छी गूगल मीट हुई थी वो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच आपका क्लास अटेंड करने के लिए। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट विशेस एंड गुड लक। थैंक यू सो मच। जय हिंद और जय भारत।